Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. Online lectures. Science Grade 6. Lesson number 8. Lecture number 1. Things around us. Dear students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your science book. Dear students, in this lecture we are going to discuss about things around us. So it may be include living things and non-living things, abiotic and biotic factors of the environment. इस चैप्टर में हम थिंग्स अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे और थिंग्स अराउंड अस में हमारे पास लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, जानदार चीज़ें, एंड लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें, जिनको हम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू हैव इंट्रोडक्शन अबाउट Aristotle 384 till 322 BC. So Aristotle lived in the 4th century BC in Greece. When he was around 18 years old, he went to Athens to study at Plato's academy. Plato was a Greek philosopher and scientist. Aristotle remained at the academy for nearly 20 years. अब यहाँ पर एरिस्टोटल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है. एरिस्टोटल वो पर्सन है जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई किया था लिविंग थिंग्स को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड कैटेगरीज, और उसके बाद उसने लिविंग थिंग्स को फर्दर उनकी कैटेगराइजेशन की, उनको एनिमल किंगडम में, एनिमल्स में विद ब्लड एंड देन एनिमल्स दैट गिविंग बर्थ टू यंग वंस, इसमें उसने डिवाइड किया, एंड देन उसके बाद उसने थर्ड डिवीजन दी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिस्टोटल अर्ली लाइफ. एरिस्टोटल 14th सेंचुरी BC में, 4th सेंचुरी BC में ग्रीस में रहता था. जब वो 18 साल का था तो उसने प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन किया, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसोफर था और साइंटिस्ट था, जो इन चीज़ों को डील करता था, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, इन चीज़ों के बारे में अपने आइडियाज़ शेयर करता था, रिसर्च वर्क शेयर करता था. सो लेटर ऑन एरिस्टोटल बिकेम द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर हु वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ ऑल टाइम. उसके बाद एरिस्टोटल अलेक्जेंडर का ट्यूटर बन गया, यानी कि अब एरिस्टोटल ने पहले प्लेटोस एकेडमी से खुद जो है पढ़ा, इंफॉर्मेशन हासिल की, उसकी एकेडमी में बीइंग अ स्टूडेंट रहा, एंड देन उसके बाद अलेक्जेंडर को जो है उसने एज अ ट्यूटर पढ़ाया, अलेक्जेंडर की ग्रूमिंग की. सो एरिस्टोटल रोट वन फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड लिटरेचर. एरिस्टोटल ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया. उसने फ़िलासफ़ी के बारे में अपने आर्टिकल्स लिखे, अपनी बुक्स लिखी, पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट एंड लिटरेचर. सो इट वाज एरिस्टोटल हु फर्स्ट क्लासिफाइड लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. तो ये एरिस्टोटल ही था जिसने सबसे पहले लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज किया था डिफरेंट कैटेगरीज में. फॉर एग्जाम्पल ही मेड 2 कैटेगरीज, वन ऑफ द एनिमल्स विद ब्लड एंड another of the animals without blood. उसने पहली कैटेगरी दी थी ऐसे एनिमल्स की जिनकी बॉडी में ब्लड होता है, दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकेंडली उसने ऐसे एनिमल्स के बारे में बताया जिनकी बॉडी में ब्लड नहीं होता. सो ही फर्दर डिवाइडेड दीज कैटेगरीज into animals with blood and into those that give birth to the live ones and those that laid eggs. तो उसके बाद उसने ऐसे एनिमल्स जो कि ब्लड कंटेनिंग थे, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी जिनकी बॉडी में ब्लड था, उसको उसने मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन ऐसी थी दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड द सेकेंड वन इज़ दैट लेड एग्स. सो ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे मूव्ड बाय वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग ऑन लैंड, एयर और वाटर. उसके बाद उसने एनिमल्स को एक थर्ड कैटेगराइजेशन दी, और उस थर्ड कैटेगराइजेशन में उसने ये डिस्क्राइब किया कि एनिमल्स को उनके मोड ऑफ वॉकिंग, मोड ऑफ मूव के लिहाज से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं. यानी कोई भी हयातियात है, एनिमल्स हैं, वो किस तरीके से चलते हैं, फ्लाई करते हैं, स्विम करेंगे, ज़मीन पर चलेंगे या फिर हवा और
पानी में सफ़र तय करते हैं, यानी जैसे बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं एयर में और फिशेस हैं वो वाटर में स्विम करती हैं। तो इस तरह की उसने डिफरेंट कैटेगराइजेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। सो हिज सिस्टम वाज यूज्ड अंटिल 1600 AD। तो ये सिस्टम जो एरिस्टोटल ने लिविंग थिंग्स की डिवीजन का दिया, ये 1600 AD तक हमारे पास जो है काम आता रहा, लोग इसको यूज़ करते रहे और उसके बाद फर्दर सिस्टम्स डिस्कवर हुए जिनको यूटिलाइज किया गया। Characteristics of living things. So in this chapter, one by one, we are going to discuss about the characteristics of the living things. We are going to have a lot of characteristics that belongs to the living things, and also we can have a differentiation that how living things character differentiate from non-living things. So first of all, we will discuss about the characteristics of living things. What are the characteristics of living things? How they can be differentiate from non-living things. First of all, we are going to have a definition about cell. अगर हमें सेल की डेफिनेशन का पता है कि सेल क्या है, then we can explain organ system level and cellular organization. So cell is basically the smallest living part of an animal or plant that is able to function independently is a cell. यानी किसी भी इंडिविजुअल का, एनिमल का या प्लांट का वो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट, अब क्या वर्ड यूज़ किया, लिविंग पार्ट, यानी ये सेल क्या है, ये लिविंग है, इसमें तमाम तर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ईच एंड एवरीथिंग हो रही है, तमाम तर प्रोसेसेस हो रहे हैं जो एक सेल होल्ड करता है। सो लिविंग पार्ट ऑफ द एनिमल और द प्लांट सेल दैट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली अपने तमाम तर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। सो द सेल्स कंबाइन टुगेदर व्हेन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शंस दे फॉर्म टिश्यूज। अब जो लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट की हमने बात की और हमने उसको डिफाइन किया एज अ सेल, तो जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं और वो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड टिश्यूज। Now the next one is organ. When similar type of tissues combine together, this is basically an organization which you have to understand to learn about the cellular organization. So these definitions are important to learn about that, and these are the characteristics of the living things. So what is organ? When similar type of tissues perform a specific function. जब टिश्यूज़ स्पेसिफिक टिश्यूज़ जब स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे हमारे, अगर हम आइज़ की बात करें, आइज़ इटसेल्फ ऑर्गन है, तमाम तरीन के जितने भी टिश्यूज़ हैं, पहले सेल कंबाइन किया, उन्होंने टिश्यूज़ बना दिए, टिश्यूज़ ने कंबाइन किया, उन्होंने ऑर्गन बना दिया। तो तमाम द टिश्यूज़ जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, और फंक्शन क्या है, देखने का फंक्शन, साइट, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म एन ऑर्गन। सो सेवरल टिश्यूज़ परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम एन ऑर्गन, तो वो क्या बना देंगे, एक ऑर्गन बना देंगे। अगर हम हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो वो भी एक इंटरनल ऑर्गन है। It depends whether the organ is external or internal, it's a further division, but now we are just going to discuss about organ. So अगर हम heart की बात करें तो वो भी क्या organ है। When similar type of cells combine together they form tissues, and tissues combine together they form organ. So heart as a organ pumps blood, so this is a specific function of the heart, so we can say that heart is an organ. So such a structure of living organism is known as a cellular structure. When organs combine together to form an individual and all the functions are performed by the organs in a schematic manner, in a systematic manner, so this is known as a cellular structure, and this is the basic characteristics of living organism, that living organisms have cellular structure while the non-living things do not have this structure. So some plants and animals have only single cell. For example, if they have only a single cell, these are known as unicellular. Uni means one and cellular means cellular system. So if there is only one cell, this is known as unicellular organism, and the example is amoeba. Amoeba is a water body. ये पानी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पर पाए जाते हैं, यानी हमें आम आँख से नज़र नहीं आते. So they are known as unicellular organism. Other plants and animals have bodies which are made of many cells, for example human beings, and they are known as multicellular organism. और अगर different cells पे consist करें, organ system बनाएं, तो हम इसे multicellular organisms कहेंगे. अब यहाँ पर basically multicellular organism में वो तमाम तरह organisms आ जाएंगे जिनकी body में organizational level है,
ठीक है, या फिर उनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करती है। अब ह्यूमन बीइंग्स है, उनमें पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है, ऑर्गन सिस्टम है, तो वो भी मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन अगर हम स्मॉलर लेवल पे देखें तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनमें एज सच प्रॉपर ऑर्गन लेवल नहीं होता है, लेकिन वो एक से ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपके सामने स्लाइड पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, जैसा कि आपके बुक पे पेज नंबर 65 पे भी आपको नज़र आ रहा है। आपको एक और सेल दिखाया गया, सेल से ऑनवर्ड आपको टिश्यूज़ दिखाए गए, और टिश्यूज़ में आप देख रहे हैं कि सेल्स कंबाइन कर रहे हैं और वो टिश्यूज़ बना रहे हैं, और यही टिश्यूज़ जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लंग्स दिखाए गए हैं, और उनके अंदर तमाम तरह उनकी जो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वेलाई एक्सेट्रा, वो तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको यहाँ पे एक रफ स्केचिंग में दिखाया गया है। अगर आप अपने पास स्लाइड पर देखें तो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास सेल एटम है, एटम मिलकर क्या बना रहा है, वो एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा है, वो मिलकर सेल बना रहे हैं। अब देखें, जैसे अगर स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एटम्स हैं, एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्स बनाएंगे, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, एंड देन organ combined together to form an organ system, and this individual having all type of cellular organization and organ system is known as organism or individual. Now we are going to discuss about the living things respond to stimuli. जितने भी living things हैं वो किसी न किसी stimuli को response करते हैं. So first of all we have to know about what is stimuli. Stimuli क्या है, ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अगर आप बुक के पेज नंबर 74 पर देखें तो इसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में। डेफिनेशन नंबर 6, समथिंग दैट मेक्स समथिंग एल्स हैपन, ग्रो और डेवलप मोर इज नोन एज अ स्टिमुलाई। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ में कोई इफ़ेक्ट कॉज करती है, उसको ग्रो करने का सबब बनती है, या उसमें कोई डेवलपमेंट लेकर आती है, या उसको किसी भी काम के लिहाज से उसको एक पॉइंट प्रोवाइड करती है कि वो ग्रो करे, डेवलप करे, या फिर वो उस चीज़ से परे हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर टच हम करें किसी हॉट ऑब्जेक्ट को तो हमारा हाथ फ़ौरन से हम पीछे हटा लेंगे मेंटल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से। तो अब ये होगा क्या, अब ये हम जो हॉट बॉडी है उसको जब हमने टच किया तो हमारी फिंगर के जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उसको रिसेप्ट किया और हाथ पीछे हटा लिया। अब यहाँ पर जो हॉट थिंग है वो स्टिमुलाई है, क्योंकि उसने हमें इस बात पर मजबूर किया है कि हम अपना हाथ पीछे हटा लें। तो इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें जो किसी भी लिविंग थिंग में उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें, या उस रेफरेंस के रेलिवेंट वो चीज़ें अपने आप को चेंज करें, चाहे वो डेवलपमेंटल फैक्टर्स में हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो उस चीज़ से परे हटना हो, या टूवर्ड दैट थिंग मूव करना है, ये सब के सब क्या हैं, स्टिमुलाई हैं। सो इफ़ वी टच अ हॉट आयरन बाय मिस्टेक, अगर हम मिस्टेकली किसी हॉट आयरन को टच करते हैं, देन द पुल बैक आवर हैंड इंस्टेंटली, हम फ़ौरन हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये क्या था, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलाई है। जैसे ही रिसेप्टर्स ने उसे रिसेप्ट किया, एक कोऑर्डिनेशन हमारी ब्रेन की और हमारी बॉडी की हुई, और उसके बाद ब्रेन से एक मैसेज आया दैट द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट, सो मूव योर हैंड अवे, तो हमने अपना हाथ पीछे हटा लिया। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी और सीखी कि कोऑर्डिनेशन क्या है, बॉडी की ब्रेन के साथ और ब्रेन की बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, वो कौन से कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम डिपेंड करता है और कंसिस्ट करता है। सो अ प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट। अब अगर सनलाइट को देखा जाए तो प्लांट्स के लिए ये एक स्टिमुलाई है, क्योंकि सनलाइट प्लांट्स को फोर्स करती है, या प्लांट्स को वो एक ऐसा पॉइंट प्रोवाइड करती है कि प्लांट सनलाइट की तरफ मूव करें। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक टच, लाइट, हीट, कोल्ड एंड साउंड। हम इन तमाम चीज़ों की, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो इन तमाम तर फैक्टर्स, इन तमाम तर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इस तरह के किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक चेयर है, अगर आप उसे सनलाइट में रख देते हैं, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो चेयर उस स्टिमुलाई को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उस टेम्परेचर को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगी। लेकिन
अगर कोई इंडिविजुअल, कोई लिविंग थिंग जो है वो बाहर सनलाइट में जाती है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उस चीज़ के इफ़ेक्ट को फील करेगी। तो सनलाइट इज़ द स्टिमुलाई और टेम्परेचर इज़ द स्टिमुलाई जो कि हमें हमारे ब्रेन को कोऑर्डिनेशन, बॉडी और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन करवाता है और हमें कोई ना कोई उसके अगेंस्ट या उसके लिहाज से रिस्पॉन्स शो करना होता है। सो दिस इज़ बेसिकली स्टिमुलाई दैट क्रिएट्स रिस्पॉन्स इन लिविंग थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करेंगी। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक बेबी से लेकर एक एडल्ट तक जो है उनकी ग्रोथ होती जाती है। इसमें आपकी हाइट भी बढ़ रही होती है, आपकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप में डेवलप हो रहे हैं, हाइट बढ़ेगी आपके, और उसके साथ साथ आपका जो ब्रेन का जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होगा और बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट एक सीड जो है, जब हम उसे सो करते हैं सॉइल में, जर्मिनेशन होती है, रूट शूट डेवलप होती है, उसके बाद लीफलेट्स बनते हैं एंड देन उसके बाद वो एक पूरा प्लांट बन जाता है और उसके बाद एक ट्री। तो ये भी क्या है, ये भी डेवलपमेंटल पैटर्न है, एक सीड का इनटू सैपलिंग या फिर एक सीड का एक ट्री में। सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, अ चाइल्ड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, अ चिकन ग्रोज इनटू हैन। अब एक अगर चूज़ा है तो एक मुर्गी में तब्दील हो जाता है। इन प्लांट सीड ग्रोज इनटू अ ट्री, एक सीड एक पूरे दरख्त में तब्दील हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ से गुजरते हुए इंडिविजुअल या जो सबसे हायर लेवल होता है ग्रोथ का, एक सीड का एक ट्री में कन्वर्ट हो जाना, यानी वो अपनी फुल लास्ट स्टेज तक ग्रो करते रहते हैं। सो एज लिविंग थिंग्स ग्रो दे ऐड ऑन न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़। तो जैसे जैसे लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं तो उनमें सेल्स इंक्रीज़ करते हैं, टिश्यूज़ इंक्रीज़ करते हैं और उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होता है, उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाता है और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से लिविंग थिंग्स में बहुत सारी जो हैं अपीरेंट चेंजेस भी आती हैं और इंटरनल चेंजेस भी आती हैं। सो दे बिकम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज दे ग्रो। व्हेन लिविंग थिंग्स eat food, it converts into energy and this energy is used by living organisms to grow. अब जब लिविंग थिंग्स कोई भी चीज़ खाते हैं, अब नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे लिविंग थिंग्स कोई चीज़ खाते हैं तो उनमें मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस होते हैं, एनर्जी, फूड का ब्रेकडाउन होता है। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ होती है। सो नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स जब भी कोई फूड खाते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो तमाम की तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो फूड कंज्यूम करेंगी। बट द प्लांट हाउएवर डू नॉट ईट, दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स हैं लाइक या फिर कंज्यूमर्स हैं, वो कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये दूसरों से खुराक अपनी हासिल करते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं लाइक प्लांट हैं, ये अपनी खुराक को खुद बनाते हैं, ये किसी दूसरे से उसको नहीं लेते। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सनलाइट एंड द ग्रीन पार्ट, ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ इन द लीव्स ऑफ द प्लांट नॉन एज क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सनलाइट को यूज़ करते हैं, उनका क्लोरोफिल उस लाइट को रिसेप्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टर ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो इट डिस्क्राइब्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड डेवलप। सो द नेक्स्ट वन इज दैट नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट नीड फूड। तो ये तमाम तर जितने भी हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इसमें आप ये देखेंगे एक चीज़ कॉमन है कि ये तमाम तर करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बिलोंग करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इन चीज़ों को इनसे बिलोंग नहीं करती या उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। सो द नेक्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करती हैं।
here I want to just clarify the difference between respiration and breathing. बहुत टाइम पे होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है. तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है दैट व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ब्रेक डाउन ऑफ फूड है या ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ एनर्जी इनटू सिंपलर वंस फॉर इट्स यूटिलाइजेशन. लेकिन जो ब्रीदिंग है वो सांस लेने के अमल को कहते हैं. ऑक्सीजन का इनटेक करना, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना. सो ऑल लिविंग थिंग्स एक्सचेंज गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट. दे नीड ऑक्सीजन टू बी एबल टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी. तो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यानी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें डिफरेंट गैसेस को रेस्पायर करना पड़ता है. एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो एनिमल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे. अब इस गैशियस एक्सचेंज के नतीजे में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो रेस्पिरेशन है. लेकिन जो अगर हम सिंपल गैशियस एक्सचेंज की बात करें कि ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहेंगे. सो सम एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू कैरिंग आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस. अर्थवर्म्स की अगर हम बात करें, ये ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अपनी स्किन के ज़रिए से ब्रीदिंग करते हैं. इनकी स्किन पे पोर्स होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं. फिशेज यूज़ देयर गिल्स एंड टू टेक द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर. वाटर जब उनकी बॉडी में एंटर होता है तो वो गिल्स के थ्रू बाहर आता है. अब जब गिल्स के थ्रू बाहर आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन को इंट्रैप कर लिया जाता है और जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है. द सेकेंड वन इज़ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर बट द प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दे नीड देन दे यूज़. ओके, बट द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर एज सच. अब यहाँ पर आपके पास स्लाइड पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें मूवमेंट ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग दिखाया गया है कि चेस्ट की मूवमेंट किस तरीके से होती है. डायफ्राम का अपर एंड लोअर मूव करना. जैसे ही हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है और हमारी चेस्ट रेज हो जाती है. लेकिन साथ ही साथ देखें जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सपेल करते हैं बाहर तो हमारा जो डायफ्राम है वो दोबारा से अपनी डोम लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, कर्व्ड फॉर्म में आ जाता है और जो चेस्ट है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाती है. सेकेंडली अगर प्लांट्स को देखें तो उनके रूट्स के ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज हो रहा है. द नेक्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. अब एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा और वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स. सो लिविंग थिंग्स डू नॉट यूज ऑल द फूड दे ईट. They utilize some of the parts that can be used by their body and excrete the waste material from their body. So the process of removal of waste from the body is known as excretion. तो removal जो waste का होता है उसे हम excretion कहते हैं. If this waste is allowed to remain in the body, it could be poisonous. अगर waste material इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर ही रहेगा तो वो पॉइजन क्रिएट करेगा क्योंकि इसमें बेसिकली कुछ केमिकल नेचर के सब्सटेंसेस भी होते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है. सो इट शुड बी रिमूव्ड ऑन प्रॉपर टाइम. So animals produce liquid waste called the urine and no living things and dead organisms do not excrete at all. So excretion के लिए भी पूरा एक mechanism है, पूरा एक structure है जो हम इंशाल्लाह ताला further describe करेंगे, further discuss करेंगे. लिविंग थिंग्स मूव. अब लिविंग थिंग्स मूव भी करती हैं यानी जैसे लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स की मूवमेंट की बेस पे एरिस्टोटल ने उनको डिफ्रेंशिएट किया था इनटू डिफरेंट क्लासेस, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ सम काइंड और अनदर. डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करेंगे. सबसे पहले अगर हम इंटरनल मूवमेंट की बात करें तो सब्सटेंसेस का जो मूव करना है विद इन बॉडी, ब्लड स्ट्रीम में मूव कर रहे हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा उसके डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर रहे हो, तो ये इंटरनल मूवमेंट होगी. एक्सटर्नल मूवमेंट में क्या होगा? जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम जाते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पर आपको एक ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दिखाई गई है कि वो किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है. यानी कि अब स्टिमुलाई क्या है? लेट्स सपोज अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ही हैज़ टू वॉक
इनसाइड। तो सबसे पहले उसकी लेग्स की क्या मूवमेंट होगी, अब आपको यहाँ पे दिखाया गया, पहले वो पाँव उठाएगा, उसको थोड़ा सा बेंट करेगा एंड देन अपने सेकंड फुट से वो ऑनवर्ड मूव करेगा। तो अब ये बेसिकली एक्सटर्नल मूवमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। या फिर अगर हम फिशेस की बात करें तो वो स्विमिंग करेंगे, बर्ड्स की बात करें तो वो फ्लाई करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव एट ऑल। The next one is living things respond to living things reproduce. Living things का अपना लाइफ स्पैन होता है, living things reproduce करती हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाती हैं। The process of producing babies or young ones, animals and plants is known as reproduction. यानी animals की बात करें अगर या plant की बात करें, they give birth to young one or they lay eggs. After hatching of eggs, young individuals comes out from the eggs, and those animals that give birth to the young one, they actually reproduce. So this process is known as reproduction. Let's we have examples. Human give birth to babies and cats give birth to kittens. Pigeons lays eggs. यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें और दूसरे एनिमल्स की बात करें, they give birth to the young ones and after they grow and become adult individuals. और अगर हम बर्ड्स की बात करें और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, दे ले एग्स एंड आफ्टर हैचिंग ऑफ एग्स इंडिविजुअल्स कम आउट फ्रॉम द एग्स एंड दे ऑल्सो ग्रो एंड बिकम एडल्ट इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर आपके पास आप एक प्लांट का जो एक लाइफ साइकिल आपके पास दिखाया गया है। यहाँ पर प्लांट सीड जर्मिनेट करेगा, प्लांट में ग्रो करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें, कटिंग रोज बुशेज यूज टू ग्रो न्यू रोज प्लांट्स। अब यहाँ पर आपके पास एक प्लांट दिखाया गया, उसकी ओवरी में किस तरीके से जो है वो पहले सीड जर्मिनेट हुआ, सीड जर्मिनेट होगा तो किस तरीके से वो एक प्लांट को डेवलप करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, एक फूल बनेगा और उसके बाद पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल प्लांट बनेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने दी कि अगर हम रोज़ की बुशेस को कट करें तो हम उसको दूसरे प्लांट के साथ अगर हम उसको टाई कर दें, ग्राफ्टिंग कर दें या कोई भी दूसरा मेथड, या उसको वैसे ही हम उसकी उस कलम को, उसकी एक जो तना है उसको अगर हम सॉइल में सो कर दें तो उससे एक नया प्लांट निकल आएगा। सो दिस इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन। नो लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. Living things have a lifespan. So the change that happens in the life of an animal from very young age to an adult age is known as life cycle. So all the individuals or all the living things have this life cycle. All living organisms follow a cycle of birth, growth and attain maturity and finally die. So birth से लेकर डेथ तक का जो एक पूरा का पूरा लाइफ स्पैन है, एक पूरी की पूरी जो चेंजिंग है, उसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं या लाइफ स्पैन कहते हैं. सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ लाइफ साइकिल, तो उस एक लाइफ साइकिल को यानी बर्थ से लेकर डेथ तक का पूरा जो एक लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज नोन एज लाइफ स्पैन. सो सम सीजनल प्लांट्स ग्रो एंड डाई विद इन अ स्पेसिफिक सीजन. अब अगर सीजनल प्लांट्स की बात करें तो वो एक ही सीजन में ग्रो करते हैं और देन दे डाई, तो उनका सिर्फ एक सीजन का उनका लाइफ स्पैन होता है. एंड सम प्लांट्स लाइक ब्रिस्टल कॉर्न, पाइन ट्रीज अगर हम देखें जो कि कॉनिफरस ट्रीज होते हैं बेसिकली और ये कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं, दे हैव लाइफ साइकिल विच गो ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो ये हज़ारों साल का लाइफ स्पैन होता है, यानी हज़ारों साल तक वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो एक बेबी जो है उसकी ग्रोथ होती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, मैच्योरिटी, एडल्सेंस, एडल्ट एंड देन आफ्टर दैट बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. तो वो सारा का सारा, वो सारे के सारे जो टाइम है जो इस पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में लगता है, इसको हम लाइफ स्पैन कहेंगे. Okay dear students, now you have task A. So you have to take up a pencil in your hand and fill in the blanks. Task A, page number 75. The biotic word comprises of the dash. अब biotic word जो है, biotic word actually concerns with the living things. So यहाँ पर best option क्या है बस living things. Number 2, a dash is the smallest living thing that is able to function independently. That is cell. When a group of cells work together, तो अभी हमने डिस्कस किया, when a group of cells work together and perform a specific function, this is known as tissue. The fourth one, living things become more dash as they grow complex. And the fifth one is all living things
और all living organisms have dash movement external और internal. तो यहाँ पे living organisms की बात की है तो इनमें internal movement होगी. Match the correct answers. Task B. So first of all we have two sides. The first one is multicellular organism. तो यहाँ पर best example है human beings. नेक्स्ट वन है फोटोसिंथेसिस. तो ये कौन कर सकता है, इसमें क्या है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन, क्लोरोफिल. सेप्रोफाइट. अब सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करने वाले डिकम्पोजर्स को कहा जाता है. तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है मशरूम. स्केवेंजर, सो दिस इज वल्चर. एंड द पैरासाइट इज लाइस. टास्क डी. Question number 2. What is difference between the growth of living and non-living things? So this is basically task E of your book, page number 76. Question number 2. What is the difference between the growth of living and non-living things? So as we have discussed in the whole chapter that what is the difference, so you can write it properly on your notebooks. So all these content is from your book that is described in this lecture. So you have to write all these task D answers on your science homework notebook. Question number 3. Write important characteristics of living things which are different from the non-living things. So अब इस लेक्चर में हमने वो तमाम तर characteristics को in detail डिस्कस किया है, तो हम उन्हीं के बारे में वो सारी चीज़ें लिखेंगे. The first one is living things respond to stimuli, they grow, they need food, living things respire, living things excrete, लिविंग थिंग्स मूव एंड दे रिप्रोड्यूस. अब ये वो तमाम तर टॉपिक्स ही वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं और इसमें कंटेंट भी वही है. सो यू हैव टू राइट ऑल दीज आंसर्स ऑन योर साइंस होमवर्क नोटबुक्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क. ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी. Your diary is that do now you know page number 70 on your science book. आपने पेज नंबर 70 पर now you know है उसको अपनी बुक पर सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से. एंड देन डू टास्क A B on your book. टास्क A and B आपने अपनी बुक पर सॉल्व करना है. डू टास्क T क्वेश्चन 2, 3 and 5 on your homework notebook. So for the question number 5 you have to check out a worksheet that is pasted on your science books. वहाँ से आपने उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन. अल्लाह हाफिज़.